Hello everyone. In this video, we are going to study about the female reproductive system, which is a topic of human reproduction, chapter 2 of class 12th. इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं introduction. Then we have to discuss the structure of ovaries, fallopian tube, uterus, external genitalia, and mammary gland in detail with the help of animated video and NCERT book. So welcome to the channel BioMind, shaping the future with biology, and I am your guide Shilu Pachauri. यहाँ पर हम 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन थोरोली डिस्कस करेंगे एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस होल टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव सेड दैट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन थिंग्स. एक तो होते हैं इसमें पेल्विक रीजन में प्रेजेंट ऑर्गन्स एंड द सेकेंड इज कॉल्ड मेमरी ग्लैंड्स. तो पेल्विक रीजन का दिस part is called pelvic region, which is located near the pelvic bone, that contain the pair of ovaries, accessory duct and external genitalia. ये सब कहाँ पर present होंगे? They all are present in the pelvic region. So ovaries are always present in pairs. Single को हम ovary कहते हैं, is present on the right side, another one is present on the left side. Besides that, accessory ducts present होंगे. So ducts are actually tube-like structures that are connecting two organs together, पर खुद से कुछ secrete नहीं करते. तो यहाँ पर oviduct, uterus, cervix and vagina, these four constitutes the ducts. अब आप इस image में देखें तो यहाँ पर fallopian tube, which is known as oviduct, uterus, सर्विक्स और वेजाइना, ये चारों एक पाथ फॉर्म करेंगे, इसीलिए इसको कहा गया है डक्ट. देन द थर्ड पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, व्हिच इज आल्सो नोन एज वुल्वा. ये हम एक एक टॉपिक सारे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. इट इज ऑल अबाउट द ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन. अब इसके अलावा मैमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं. दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड मैमरी ग्लैंड्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू नरिश द बेबी. तो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट ऑर्गन एज वेल एज मेमरी ग्लैंड्स, ये दोनों इंटीग्रेटेड होकर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कई सारे फंक्शन सपोर्ट करेंगे, जैसे कि ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओवरी से जब अवर्म रिलीज होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. देन नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन. अवर्म रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है एंड यहाँ पर स्पर्म और अवर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज होते हैं. सो दैट इज द सेकेंड स्टेप. Third is pregnancy. After fertilization, it will develop into zygote which continuously divide and it will attach to the wall of uterus. यहाँ पर आकर attach हो जाएगा और 9 months तक it will develop into a baby. So that is called pregnancy. After 9 months, when the baby will get fully matured, it will come out from the mother's body, that is called birth. और birth के बाद अब baby को nourish करने के लिए mammary glands plays important role because the baby is completely depend on the mother's milk. मदर के मिल्क पे डिपेंड है, इसीलिए हम कहते हैं कि पेल्विक रीजन पे प्रेजेंट ऑर्गन्स एज वेल एज मेमरी ग्लैंड्स, ये दोनों इंटीग्रेटेड होकर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस ईच पार्ट इन डिटेल एंड द फर्स्ट वन इज ओवरी. So the first female reproductive organ is called ovary, which is a primary female sex organ. इसके दो important function होंगे, एक तो अवम का प्रोडक्शन करना या फिर गैमेट्स का प्रोडक्शन करना और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना. तो सिंगल है तो हम इसको कहते हैं अवम और मल्टीपल होंगे तो वी कॉल इट एज ओवा. सो दीज आर द गैमेट्स. इसके बाद जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन. These are the hormones which are responsible for all the secondary sexual character of a female body. Now have a look in this image. This is a female's body और ovary हमेशा lower abdomen में present होती है. That means abdomen के नीचे present होगी. One ovary will be present on the left side, another one will be present on the right side. अब ओवरी की लेंथ की बात करें तो ये 2 से 4 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकती हैं. सो द लेंथ कैन एक्सटेंड अप टू 2 to 4 सेंटीमीटर. अब ये ओवरीज यूट्रस और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड लिगामेंट्स. जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है, दीज आर द लिगामेंट्स थ्रू विच द ओवरी इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस. नाउ ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियल लेयर. एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड होगी और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा. इसको समझने के लिए इस इमेज को जरा ध्यान से देखें. सो दिस इज एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी. बाहर की लेयर को हम कहेंगे एपिथेलियल लेयर और इसके अंदर जो येलो कलर का पार्ट है, पेरिफेरल रीजन, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स और वी कैन आल्सो कॉल इट एज पेरिफेरल कॉर्टेक्स. और अंदर जो ब्राउन कलर का पार्ट होगा दैट विल बी अ इनर मेडुला. सो दिस पार्ट इज इनर मेडुला, जहाँ पर न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं.
Inner stomach we have to discuss further in detail. So it was all about the ovary. Now let's discuss the second part of the female reproductive system. These are called accessory ducts. Ducts क्या है? These are tube-like structures जो कि खुद से कुछ secrete नहीं करेंगे but they will help to connect two different organs. तो फीमेल्स में बात करें तो ओविडक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड विजाइना, ये तीनों कंस्टिट्यूट करते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स. वी विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन डिटेल एंड द फर्स्ट वन इज फेलोपियन ट्यूब. तो फेलोपियन ट्यूब ओवरी से होता हुआ यूट्रस तक एक्सटेंड करता है. ओवरी के पेरिफेरल रीजन से शुरू होगा और यूट्रस तक पहुंचेगा. दिस पार्ट इज यूट्रस एंड दिस इज ओवरी. इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज अ फेलोपियन ट्यूब एंड इट इज प्रेजेंट इन बोथ द साइड्स. लेफ्ट और राइट साइड दोनों में प्रेजेंट होंगे और दोनों की सेम स्ट्रक्चर होता है. अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो दैट इज अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इन इट्स लेंथ. नाउ फेलोपियन ट्यूब अब 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. तो जो रीजन ओवरी की तरफ प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड इनफेंडिबुलम विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब विच हैज बीन शोन विद द हेल्प ऑफ येलो कलर. ये फनल शेप्ड के होते हैं. अब आप अपने लैब में फनल्स देखे होंगे दैट लुक समथिंग लाइक दिस. सो इनफेंडिबुलम्स आर ऑल्सो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि ओवरी के पास सिचुएटेड होते हैं. इसके बाद इनफेंडिबुलम्स के एजेस में फिंगर्स जैसे प्रोजेक्शंस होंगे जिसे हमने पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड फिम्ब्रिए. नाउ अब आप सबको पता होगा कि ओवरी अवम रिलीज करती है. नाउ जस्ट हैव अ लुक इन दिस इमेज वेयर दिस इज एन ओवरी और ओव्यूलेशन के टाइम पर ओवरी अवम का प्रोडक्शन करेगी. अब ये जो अवम प्रोड्यूस होते हैं इनको फिम्ब्रिएज ही कलेक्ट करने का काम करते हैं. सो व्हाट इज द रोल ऑफ द फिम्ब्रिए? फिम्ब्रिए हेल्प्स टू कलेक्ट द अवम विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओव्यूलेशन. तो ये हमारा हो गया फेलोपियन ट्यूब का सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट की बात करें तो दैट इज कॉल्ड एम्पुला विच हैज़ बीन शोन विद द हेल्प ऑफ ब्लू कलर. ये सबसे बड़ा पार्ट होता है. दिस इज अ वाइडर पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा. दैट मीन्स अवम और स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब में ही फ्यूज होते हैं. इसके बाद आता है लास्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब दैट इज कॉल्ड isthmus. isthmus कनेक्ट करता है फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस के साथ. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द isthmus? It connects the fallopian tube with the uterus. So it was all about the different part of the fallopian tube. Now let's discuss the second duct of the female reproductive organ and that is called uterus. So the central part is called uterus. Female body में एक single uterus present होता है जिसे हम womb भी कहते हैं. अगर इसके shape की बात करें तो it looks like an inverted pear. So this is an image of the pear. Inverted मतलब उल्टा pear. So uterus looks like an inverted pear. So now just have a look in this image where this is a female body. This part is called pelvic region. अब यूट्रस पेल्विक वॉल से अटैच्ड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स. सो दीज आर द लिगामेंट्स विच आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज जिनकी हेल्प से यूट्रस की वॉल पेल्विक की वॉल से अटैच्ड रहती है. नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स और यहाँ पे जो बीच में पार्ट है दैट इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल. सर्विकल कैनाल और वेजाइना ये दोनों मिलाकर बनाते हैं बर्थ कैनाल. सो वेजाइना इज दिस ओपन एरिया जो कि रिसीव करते हैं स्पर्म्स. Besides that, it also acts as a birth canal. It means the baby will come out from the mother's womb through the birth canal. अब हम अगर यूट्रस के लेयर्स की बात करें तो दीज आर द 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ द यूट्रस. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम. सो दिस इज द पेरीमेट्रियम जो कि सबसे बाहर की लेयर है. सो थिन वॉल्ड होती है दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स. इसके बाद द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम. सो दिस इनर लेयर दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम. ये थिक होगी एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स. दीज मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी. जब बेबी डिलीवर होता है ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी. नाउ द थर्ड लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जिसके कई सारे फंक्शंस हैं इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम इज प्रिपरेशन फॉर द इम्प्लांटेशन. अब इम्प्लांटेशन क्या होता है चलिए इसको समझते हैं. देखिए ओवरी अवम प्रोड्यूस करती है. जब ये अवम रिलीज होगा फिम्ब्री उसको रिसीव करेंगे. इस दौरान अब एंडोमेट्रियम क्या करेंगी उनकी लेयर्स भी थिक होंगी एंड दे विल बिकम एनरिच्ड विद ब्लड एंड म्यूकस. तो इसी दौरान अगर बॉडी में स्पर्म एंटर करते हैं तो स्पर्म्स फेलोपियन ट्यूब में आकर यहाँ पर फ्यूज करेंगे एग के साथ. फर्टिलाइजेशन होगा.
फर्टिलाइजेशन के बाद इट विल डेवलप इनटू जाइगोट। अब ये जाइगोट ग्रो करता हुआ कंटिन्यूसली डिवाइड करता हुआ फेलोपियन ट्यूब में मूव करेगा और आकर ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल प्रिपेयर हुई है यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है। सो अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करेगा? एंडोमेट्रियम। ये ब्लड और म्यूकस से फिल हो जाएगा। अब सेकेंड फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ अब क्या हुआ? इम्प्लांटेशन हो गया, एम्ब्रियो आकर यूट्रस से अटैच हो गया, एम्ब्रियो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हुए बेबी में डेवलप होगा। इसके साथ ही जो एंडोमेट्रियम की लेयर्स हैं ये भी धीरे धीरे थिक होती रहेंगी। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसके अलावा ये जो आपको ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है दैट इज अ प्लेजेंटा, जिसके अंदर बेबी प्रेजेंट है। तो ये प्लेजेंटा को भी सपोर्ट करेगा जो ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ों को मदर की बॉडी से बेबी तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। तो इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंडोमेट्रियम। नाउ द थर्ड फंक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम इज मेंस्ट्रुएशन। इन केस अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, बॉडी में स्पर्म नहीं है, तब क्या होगा? ओवरी में अवम प्रोड्यूस होगा। अब ये अवम रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा। यहाँ पर अगर स्पर्म्स नहीं हैं तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग अब बॉडी से रिमूव हो जाता है। जब ये एग रिमूव होगा तो इसके साथ ही एंडोमेट्रियम की जो लेयर थिक हुई थी ब्लड और म्यूकस से, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बेबी ही डेवलप नहीं हो रहा तो अब इन पार्ट्स का कोई फंक्शन नहीं होगा। तो ये एंडोमेट्रियम की लेयर्स भी शेड ऑफ हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस एंड दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और नेक्स्ट मंथ जब फिर से ये साइकिल रिपीट होगी, अगेन द एंडोमेट्रियम विल एंडेचेज इटसेल्फ। सो एवरी मंथ एंडोमेट्रियम की लेयर अपने आप को प्रिपेयर करती हैं ताकि वो डेवलपिंग बेबी को नरिश करने के लिए सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। अगर बेबी डेवलप नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम की लेयर शेड ऑफ हो जाएंगी और फिर से नेक्स्ट मंथ अगेन इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सो दिस इज हाउ एंडोमेट्रियम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रेगनेंसी. So that is how the endometrium undergoes cyclic changes during the menstruation cycle. और मायोमेट्रियम क्या करेगी? ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करेगी ताकि बेबी को डिलीवर हो सके. So till now we have discussed about the ovaries and ducts. Now let's discuss about the external genitalia. So the external genitalia is also known as vulva that consists of mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. So the first one is mons pubis. Mons pubis is actually a cushion of the fatty acids that is located over the pubic bone. तो यहाँ पर this part is actually a mons pubis that contain the skin and pubic hair. The second part is called labia majora. As you can see in this image, ये जो skin की folds हैं, the thick outer fold of the skin is called labia majora that protects the vaginal and urethral openings. They contain sweat glands and some of the oil glands are also present in the labia majora. After that, the third part is called labia minora. Now labia minora, labia majora के अंदर present होंगे. So these structures are called labia minora. These are inner fold of the skins that are located inside the labia majora, which is represented with the help of pink color. और यहाँ पर they are present in the pair. So these are inner fold of the skin that is located inside the labia majora. They encloses the clitoris, urethra and vagina. And the next part is called clitoris. So this is clitoris, this finger-like projection which is present just above the labia majora and urethra, that is called clitoris. ये एक sensitive organ होता है. Then the next organ is called urethra, through which the urine is expelled out from the body. After urethra, the next part is vagina. This vagina acts as a birth canal through which the baby comes out from the mother's body. Besides that, it also receives penis at the time of intercourse. Now ये वेजाइना एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, दैट इज कॉल्ड हाइमेन. हाइमेन एक थिन मेम्ब्रेन होगी जो कि वेजाइना के ऊपर प्रेजेंट होती है. ये इतनी डेलिकेट होती है कि कई बार ये अपने आप रप्चर हो जाती है, लाइक बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव फिजिकल एक्सरसाइज करने से, स्विमिंग, साइकिलिंग, माउंट क्लाइंबिंग, हॉर्स राइडिंग, इन सब चीज़ों से दीज हाइमेन कैन बी रप्चर्ड. एंड कई बार ये हाइमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी एग्जिस्ट करता है. तो वी कैन नॉट से दैट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज एन एक्चुअली एन इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी, whether the person is virgin or not, but it is just a covering. So now let's discuss about the mammary glands. Mammary glands हर फीमेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है.
मैमरी ग्लैंड हेल्प्स करते हैं लैक्टेशन में, दैट मीन्स मिल्क का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। और लैक्टेशन कब स्टार्ट होगा? ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस, जब इन्फेंट मदर के निपल को सक करता है तो मदर की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से लैक्टेशन स्टार्ट होगा या फिर मिल्क का प्रोडक्शन शुरू होता है। तो अगर हम मैमरी ग्लैंड्स की बात करें तो इसे हम ब्रेस्ट भी कहते हैं, हमेशा ये पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। एंड दीज ब्रेस्ट आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, टिश्यूज एंड फैट। अगर आप इस इमेज में देखें तो ये वाला पार्ट है फैट का, फैट के अलावा टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। सो ये सारा पार्ट है ग्लैंडुलर टिश्यू का। सो ग्लैंडुलर टिश्यूज की बात करें तो यहाँ पर आपको इस टाइप से 15 से 20 डिफरेंट लोब्स देखने को मिलते हैं। एंड दीज लोब्स आर मेड अप ऑफ group of alveoli, or we can say cluster of alveoli. So this is an elaborated structure of the breast that contain lobes. Lobes क्या है? These are the cluster of alveoli. अगर हम इस इमेज को जूम करके देखें तो जो लोब्स हैं, alveoli हैं, that will look something like this. ये बिल्कुल हमारे लंग्स के जैसे दिखेंगे। वहाँ पर जैसे एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती हैं, सिमिलरली ब्रेस्ट में भी एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगी जो कि ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होती हैं। इन एल्वियोलाइज के अंदर कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एल्वियोलस which are responsible for the milk secretion and storage upon prolactin induction. These are the alveoli. ये एक साथ हम इनको alveoli कहते हैं। इनकी इमेज को अगर हम जूम करके देखें तो that will look like this. इसके अंदर एक खाली कैविटी प्रेजेंट होती है जहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है और मिल्क स्टोर होता है। नाउ यहाँ पर कुछ ट्यूबोइडल सेल्स देखने को मिलते हैं, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड लैक्टोसाइड्स. So these lactocyte stimulates from the prolactin hormone and this starts producing milk. तो lactocytes क्या कर रहे हैं? prolactin हार्मोन इसको स्टिमुलेट करेंगे तो lactocytes मिल्क का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। लैक्टोसाइट के बाहर मायो एपिथेलियल सेल की लेयर प्रेजेंट होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से स्टिमुलेट होकर नाउ दीज माइक्रो एपिथेलियल सेल्स विल परफॉर्म टू डिफरेंट फंक्शंस। सबसे पहला काम वो करेगी कि जितना भी लैक्टोसाइट मिल्क प्रोड्यूस करेगा उस मिल्क को पुश करके वो बाहर भेजती है डक्ट में। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? एल्वियोलाइज में या फिर लोब्स में जितना भी मिल्क प्रोड्यूस हुआ वो मिल्क अब डक्ट में मूव करने का काम करेगा मायो एपिथेलियल सेल। बिसाइड्स दैट अब मायो एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं? यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज है। सो एज वी ऑल नो एल्वियोलाइज आर ऑलवेज सराउंडेड विद द ब्लड कैपिलरी। सो मायो एपिथेलियल सेल्स अब क्या करेंगे? ब्लड में जितना भी न्यूट्रिएंट, इम्यून सेल या दूसरे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनको भी लैक्टोसाइट सेल्स के थ्रू क्रॉस करवा के डक्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। तो हम कहते हैं ना कि मदर के मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज और इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सब कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द ब्लड ऑफ द मदर। तो अब दो डिफरेंट पाथ होते हैं थ्रू विच द मायो एपिथेलियल सेल कैन ट्रांसपोर्ट दीज थिंग्स, लाइक सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट जहाँ पर सेल के बीच से सारे न्यूट्रिएंट पास हो सकते हैं, और एल्स देयर आर पैरासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट जहाँ पर दो एडजेसेंट सेल के बीच में जो स्पेस होगा उनसे न्यूट्रिएंट और सारे सब्सटेंस डक्ट में ट्रांसफर होंगे। सो एल्वियोलाइज में मिल्क बना, मिल्क स्टोर हुआ और फिर मायो एपिथेलियल सेल ने उस मिल्क को कहाँ मूव करा? डक्ट में। सो एल्वियोलाइज से डक्ट में मूव करेगा, डक्ट से अब वो मिल्क एम्प्यूलाज में मूव करेंगे एंड एम्प्यूला के बाद लैक्टिफ्रेस डक्ट से होते हुए इट विल कम आउट फ्रॉम द निपल व्हेन द बेबी विल सक द ब्लड. So this is how all the nutrient which is present in the blood as well as the milk which has been produced by the alveoli is transported by this path. And now it's a quiz time. So the question is, what is the function of lactosides? Answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग बायो माइंड्स।